नमस्कार। आज की क्लास में हम इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक समझने वाले हैं। हमारे देश का नाम, बल्कि नाम, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। आखिर एक ही देश के इतने सारे नाम कैसे पड़ गए और इन नामों के पीछे की कहानी क्या है? तो चलिए आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं और इसमें हमारी मदद करेगी एक बहुत जानी मानी किताब, लूसेंट का सामान्य ज्ञान। ये देखिए, यही है वो किताब। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो इसे अच्छी तरह जानते हैं। आज हम इसी किताब के पहले अध्याय से भारत के इतिहास की नींव को समझेंगे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि भाई एक देश के इतने नाम क्यों? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, ये सब आए कहाँ से? इसका जवाब ना हमें टाइम में पीछे ले जाएगा, भाषाओं और संस्कृतियों के एक बड़े ही मजेदार सफर पर। तो चलिए एक एक करके इन सभी नामों की परतें खोलते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं उन नामों से जिनकी जड़ें हमारे देश की मिट्टी में ही हैं। हमारे सबसे पुराने नाम, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप। देखते हैं ये नाम कैसे रखे गए। तो पहला नाम है भारतवर्ष। अगर हम इस शब्द को तोड़ें तो बनता है भरत का वर्ष, मतलब भरतों का देश। अब सवाल ये है कि ये भरत थे कौन? देखिए, भरत एक बहुत ही प्राचीन कबीला था जिनका जिक्र हमें सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। बाद में हमारे महाकाव्यों और पुराणों में इसी शक्तिशाली कबीले के नाम पर इस पूरे देश का नाम भारतवर्ष पड़ गया और यहाँ रहने वाले कहलाए भारती, यानी भरत की संतान। अच्छा, अब एक और बहुत ही सुंदर नाम देखिए, जम्बू द्वीप। इसका मतलब क्या है? जम्बू कहते हैं जामुन के पेड़ को और द्वीप का मतलब होता है कोई भूभाग। तो जम्बू द्वीप का मतलब हुआ जामुन के पेड़ों का देश। ये हमारे पूर्वजों का अपनी भूमि को देखने का एक काव्यात्मक नजरिया था। शायद उस जमाने में यहाँ जामुन के पेड़ बहुत ज्यादा हुआ करते थे। तो ये तो हुई उन नामों की बात जो यहीं से उपजे। अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। अब हम देखेंगे कि जब विदेशी संस्कृतियां यहाँ आई तो उन्होंने हमारी जमीन को क्या नाम दिया। और यहीं से शुरू होता है सिंधु से इंडिया बनने का सफर। अब देखिए, ये पूरी कहानी एक नदी के इर्द गिर्द घूमती है, सिंधु नदी। भाषा का खेल देखिए कितना दिलचस्प होता है। जब पुराने ईरानी लोग यहाँ आए तो उनकी जबान में स को ह बोला जाता था, तो सिंधु नदी उनके लिए बन गई हिंदू नदी। फिर बात और आगे बढ़ी। जब यूनानी यहाँ पहुंचे तो उन्होंने ईरानियों से ये नाम सुना और उन्होंने ह को भी हटा दिया और नदी को इंदे बुलाने लगे। बाद में जब अरब आए तो उन्होंने इसे हिंद कहा और इसी इंदे शब्द को पकड़कर अंग्रेजों ने इसे इंडिया बना दिया। तो देखा कैसे एक शब्द अलग अलग लोगों की जबान से गुजरकर अपना रूप बदलता गया। तो फिर हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा? देखिए, ये शब्द हमें ईरानियों यानी पारसी भाषा से मिला। अरब लोग जो इस इलाके को हिंद कहते थे, उन्होंने इस देश को हिंद का स्थान कहना शुरू किया, जो मिलकर बन गया हिंदुस्तान। मध्यकाल आते होते ये नाम बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। चलिए, नामों की कहानी तो हमने समझ ली। अब ल्यूसेंट की किताब के मुताबिक इस जमीन और यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में कुछ और बुनियादी बातें भी जान लेते हैं। अगर हम भारत के नक्शे को देखें तो बीच में विंध्य पर्वत की एक लंबी श्रृंखला है। ये पहाड़ एक तरह से भारत को दो हिस्सों में बांटते हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। और ये सिर्फ एक भौगोलिक बंटवारा नहीं है, यहाँ की भाषाओं में भी एक बहुत बड़ा फर्क है। उत्तर भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, वो सब इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से आती हैं। वहीं दक्षिण भारत की भाषाएं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा हैं। अब ल्यूसेंट की किताब के अनुसार भारत की जो विशाल आबादी है वो मुख्य रूप से कुछ मानव प्रजाति समूहों का मिश्रण है, जैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पैलियो मेडिटरेनियन, काकेशॉइड, निग्रॉइड और मंगोलॉइड। ये एक तरह का पुराना वर्गीकरण है जिसे इतिहासकार भारत की आबादी की जड़ों को समझने के लिए इस्तेमाल करते थे। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि भारत का इतिहास तो हजारों साल लंबा है, इसे पढ़ें कैसे, इसे समझना आसान कैसे बनाया जाए? तो इतिहासकारों ने इसका एक तरीका निकाला है। उन्होंने इस लंबे इतिहास को 3 बड़े हिस्सों या युगों में बांट दिया है। ये 3 हिस्से हैं, प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत और आखिर में आधुनिक भारत। हम सबने स्कूल में इतिहास की किताबों में इसी तरह से पढ़ा है। ये सिर्फ सुविधा के लिए किया गया है ताकि हजारों साल की घटनाओं को एक क्रम में आसानी से समझा जा सके। और अब एक बहुत ही मजेदार फैक्ट,
क्या आपको पता है कि इतिहास को इस तरह 3 टुकड़ों में, एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न, बांटने का ये जो तरीका है, इसकी शुरुआत भारत में नहीं हुई थी। इसका श्रेय जाता है एक जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलारियस को। उन्होंने 17वीं सदी में इतिहास को पढ़ने का ये तरीका दुनिया के सामने रखा। तो आज की हमारी ये क्लास हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, इतिहास जो कि इतना लंबा, इतना जटिल और उलझा हुआ है, क्या उसे इस तरह 3 साफ सुथरे डिब्बों में बांट देना सही है? ऐसा करने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।